हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रमुख लेखक तथा कवियों की सीरीज में। देखिए दोस्तों, आदिकाल से लेकर रीतिकाल के सभी इम्पोर्टेंट कवि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 29 सीरीज़ जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और 29 सीरीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से मैं आधुनिक काल की शुरुआत करती हूँ और आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग की ओर चलती हूँ। भारतेंदु युग में आप जानते ही सबसे पहले मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1850 ईस्वी में। इसमें गलत दे रखा था, ये मैं आपको बता रही हूँ, 1850 ईस्वी में। इनको पुनर्जागरण का दूत, नवजागरण का दूत, ये सभी कहते हैं। ये सब मैं आपको आप भारतेंदु युग का वीडियो देखिए, 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं आधुनिक का युग में, तो आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था। इनका स्वर्गवास 34 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। और कब हुआ था? 1885 में। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम गोपाल चंद था, जो हिंदी के उच्च कोटि के कवियों में से थे। इनके घर पर इनके पिता के समय से ही श्रेष्ठ कवियों का समाज एकत्र होता था। अतः भारतेंदु को बचपन से ही काव्यमय वातावरण से गुजरना पड़ा। देखिए, इन्होंने एक शैशवावस्था में एक रचना लिखी थी कि दस्तो मोल लिए वा घर के, दास दास श्री बल्लभ सुत के, चाकर राधा वर के। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो ये बचपन से ही इनको जो है कविताएं लिखने का शौक था। भारतेंदु जी जो थे वो आधुनिक युग के नाटककार, प्रथम नाटककार, निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि जो हैं ठीक है, माने जाते हैं। अल्प जीवन प्राप्त होने के बाद भी और पर्याप्त व्यस्त रहने के बाद भी इनकी रचनाओं की इतनी अधिक संख्या है और इनकी लगन और अध्यवसाय पर आश्चर्य होता है कि इतनी कम एज में इन्होंने इतना सब कुछ लिख डाला। तो नाटक और इतिहास के अतिरिक्त इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्षण, जैन कुतूहल, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। मैंने आपको ट्रिक्स के साथ काफ़ी रचनाएं बताई हुई हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं मैंने एक पूरे वीडियो में आपको भारतेंदु युग की रचनाएं ही बताई हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं आपको बताई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। भारतेंदु अपने समय के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। इनकी लेखन शैली धारा प्रवाह थी। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको भारतेंदु युग के प्रमुख कवि वाला जो मेरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। उसमें मैंने 1850 से लेके 1885 में मेरा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, कुछ गलत लिख गई हूँ मैं, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इनका जो जन्म काल, इनका जो जीवन काल है वो 1850 से 1885 है। ठीक है, उसमें कुछ गलत लिख गया, आप ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकी लेखन शैली धारा प्रवाह थी। सोचना लिखना, सोचकर लिखना इनकी प्रकृति के परे था। ये जब लिखना प्रारंभ करते थे तो सब कुछ साहित्य बन जाता था। मतलब सोचकर नहीं लिखते थे, बस लिखते चले जाते थे। कविता और नाटक के क्षेत्र में ये बेजोड़ थे। ये हिंदी नाटक के जनक भी कहे जाते हैं और इन्होंने इतने नाटक लिखे और सभी इन्हीं के द्वारा अभिनीत हुए। ठीक है, हिंदी रंगमंच के भी आद्य संस्थापक थे। ठीक, भारतेंदु जी जो हैं वो संधि काल के कवि थे। अतः इनकी रचनाओं में प्राचीन और नवीनता का समन्वय मिलता है, संगम स्थल है। ठीक है, प्राचीन के अंतर्गत इन्होंने भक्तिकालीन और श्रृंगारकालीन प्रवृत्तियों को भी स्थान दिया है। ठीक है, इसके अलावा नवीन के अंतर्गत देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को भी। इनकी रचनाओं को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है भक्ति प्रधान, दूसरी है श्रृंगार प्रधान, तीसरी है देश प्रेम प्रधान, चौथी है सामाजिक समस्या प्रधान और 5वीं है प्रकृति चित्रण प्रधान। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें भक्ति प्रधान, तो भक्ति की प्रधानता तो देखिए इनकी ये शैशवावस्था की पंक्तियों में दिखाई दे रही है। सुत के, चाकर, राधा बल्लभ के। ठीक है, अपने आप को चाकर बताया इन्होंने। तो दोस्तों, इस तरह से ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। देखिए, भारतेंदु जो थे पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी रचनाएं कृष्ण काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए कृष्ण काव्य पर लिखा है, प्रभु हो कबलव नाच नचय हो, अपने जन के नीलज तमाशे कबलव जगह दिखाए हो। देखिए, इस तरह से भगवान के लिए जो है संबोधित कर रहे हैं।
तो भारतेंदु जी की श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी बहुत ही सुंदर गहन अनुभूति लिए हुए हैं, कवित्व और सवैयों में लिखी गई हैं। प्रेम फुलवारी और प्रेम तरंग में प्रेम की उदात्त प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है। देखिए संयोग वियोग को किस तरह से इन्होंने डिनोट किया है। देखिए, बिछुरे पिए के जग सूनो भयो, अब का करिए कहीं पेखिए का, सुख छाड़ के संगम को तुम्हारे, इन तुच्छन को अब लेखिए का। देखिए इस तरह से अपने जो है एक गृहिणी अपना हृदय का वर्णन कर रही है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में भारतेंदु जी ने देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। इन्होंने राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको भी चरम सीमा पर पहुंचाया। देखिए किस तरह से भारत दुर्दशा में इन्होंने क्या लिखा है, रोहू अब मिल के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, देशभक्ति से संबंधित हैं। तो देखिए धार्मिक पाखंड, छुआछूत की दूषित प्रणाली, विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि सभी समस्याओं को लेकर के लिखा है। ये देखिए व्यभिचार लोग जो करते थे उस समय, स्त्रियों के प्रति की जो दशा थी बहुत ही निकृष्ट मानी जाती थी। तो देखिए इन्होंने सामाजिक दोषों की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। किस तरह से जनवादी कविता लिखी है, कर कुलीन के बहु ब्याह, बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो, व्यभिचार प्रचार्यो। ठीक है, तो ये जो बहु विवाह की जो प्रथा थी उस समय और जो व्यभिचार लोग करते थे और विधवा विवाह तो निषेध कर दिया, लेकिन व्यभिचार का जो प्रचार था उसके विषय में ये लिखा है उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके अलावा देखिए प्रकृति के सुंदर चरित्र चित्रण भी किया गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कबहू होत सतचंद, कबहू प्रकटत दुर्भाजत, मतलब चंद्रमा के लिए लिखा है कि कभी तो प्रकट हो जाते हैं, कभी भाग जाते हैं। पवन गमन बस बिंब रूप, जल में बहु साजत। ठीक है, जो बिंब रूप दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताया गया है। मनुष्य से भरे अनुराग, जमुन जल लोटत डोले, कै पतंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। ठीक है, तो पतंग को जो है वो चंद्रमा और पतंग की आपस में जो है वो समानता यहाँ पर प्रकट की है। तो दोस्तों इस तरह से ये कल्पना की है। तो इस तरह से देखिए ये प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। देखते हैं, अब मनु लगा हुआ है इसमें। तो ये जो है तो इस तरह से प्रकृति चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की भाषा शैली के दो रूप हैं और जो कि इनके लेखों में मिलती है या फिर इनके काव्य में मिलती है। तो देखिए लेखों में भाषा शैली 4 प्रकार से मिलती है। देखिए काव्य की में तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या मिलता है। अब आते हैं लेखों में। तो देखिए इसमें परिचयात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक है, ये 4 शैलियाँ मिलती हैं। भारतेंदु ने खड़ी बोली को गद्य भाषा का रूप दिया है, लेकिन इसको काव्य भाषा नहीं बनाया था। काव्य में इन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। ठीक है, भाषा पर इनका पूरा अधिकार था। उर्दू, फारसी, बंगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत सभी विषयों पर इनको ज्ञान था और यथाशक्ति परिनिष्ठित हिंदी के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। भारतेंदु ने प्रबंध मुक्तक से अधिक भाव मुक्तक की रचना की है। भाव मुक्तक में इन्होंने कवित्व, सवैया, दोहा, छप्पे, कुंडलियाँ, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। लोकगीत के छंदों में लावनी, ठुमरी, चौताल, होली आदि ये सब प्रयोग किए हैं। ठीक है, अगर अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। रसों में श्रृंगार, शांत और हास्य रस जो है वो देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, ये कवि के होने के साथ साथ नाटककार, निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, कुशल संपादक रहे। नाट्यशास्त्र पर एक इन्होंने निबंध भी लिखा था और 27 नाटकों की रचना की। सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। काश्मीर कुसुम तथा बादशाह दर्पण इनके ऐतिहासिक निबंधों में श्रेष्ठ हैं। और इसके अलावा कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी इनकी पत्रिकाओं का संपादन इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए। वैसे मैंने ज़्यादातर जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सभी आपको ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करवा दी हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी रचनाएं आपको दिखाई थी ये काव्य रचनाएं थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नाटक। ठीक है, नाटक देखिए अनुदित नाटक हैं। विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये देखिए सभी समय के साथ यहाँ पर दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। और ये देखिए दोस्तों, ये मौलिक नाटक हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, प्रहसन, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहसन। अपूर्ण कृतियाँ भी हैं कुछ, जैसे प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक। ठीक है,
ये सभी इनकी अपूर्ण कृतियाँ हैं। नव मल्लिका, रत्नावली, मृच्छ कटिकम। तो दोस्तों ये जो हैं, अब देखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको निबंध भी दिखा देती हूँ। मैंने काव्य रचनाएं और नाटक तो दिखाई दिए। देखिए पुरातत्व संबंधी नियम है रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका। इतिहास संबंधी निबंध है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय। ठीक है। धर्म संबंधी नियम है तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। कला संबंधी निबंध है संगीत सार और जातीय संगीत। यात्रा संबंधी नियम है बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी है बसंत, ग्रीष्म ऋतु और वर्षाकाल। जीवन चरित्र संबंधी है जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा और पांचवें पैगंबर। पांचवें पैगंबर ज़्यादा पूछी जाती है। राष्ट्रीय भावना संबंधी है भारत वर्षोन्नति कैसे हो। ठीक है। हास्य व्यंग के अंतर्गत है कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा। साहित्य संबंधी है हिंदी भाषा, नाटक। अन्य है होली, त्योहार, श्रुति, रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, अपव्यय, एक अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। इसके अलावा दोस्तों अगर उपन्यास की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 ही उपन्यास हैं, चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश। ठीक है, जो मुख्य उपन्यास हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सभी रचनाएं जो हैं, लगभग सभी रचनाएं बता दी हैं। और भी 1-2 रचनाएं और भी होंगी। एक नहुष रह गई है। देखिए नहुष है, बंदर सभा है, बकरी मिलाप है, ये भी कुछ रचनाएं हैं। ये इसमें नहीं दे रखी, ये मैंने आपको बता दी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको मैक्सिमम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये बहुत ही आपके लिए आगे एग्ज़ाम्स में काम आने वाली जानकारी है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा फिर अब मैं द्विवेदी युग करवाऊंगी। और द्विवेदी युग में जो है मैं आपको सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं तो मैं आप फिर से बता देती हूँ, जो भी आप अगर मेरा कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, उस प्रोफाइल पिक्चर को आप टच कीजिए। वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन, देखिए एक ऑप्शन तो वीडियो का होगा, इसमें से आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक जो ऑप्शन होगा वो प्लेलिस्ट का होगा। ठीक है। और एक ऑप्शन मेरा चैनल का होगा, आप चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक ऑप्शन प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन होगा, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। मैंने क्रम से प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाल रखे हैं। आधुनिक युग में जाइए, भारतेंदु युग के बारे में जानिए, भारतेंदु जी से संबंधित सभी रचनाएं पढ़िए, ट्रिक्स के साथ पढ़िए, तो सभी कुछ आप पढ़ सकते हैं। और प्रमुख लेखक तथा कवियों की जो सीरीज़ है उसमें ये जो जितने भी कवि हैं मैंने अभी तक कंप्लीट करवा ही दिए रीतिकाल तक, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को और मुझे कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।